हेलो चाय नवीद, ये नवीद है। नवीद जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है। नवीद को भी ब्लड लगा हुआ है। नवीद अभी उम्र नहीं है सत्य। नवीद नवीद 7 साल। नवीद सबनी हाय का हेलो है। आप चिल्ला बोले। ये नवीद की तरफ से आप लोगों को हेलो। नवीद के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आपने, ताकि नवीद जो है वो बीमारी से जल्दी फ्री हो गया है ना। ओके। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचरा है और आज हम व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं ठठे में एक थैलेसीमिया हॉस्पिटल है और वहाँ पर क्या काम होता है, बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपको दिखाने के लिए, प्लस थैलेसीमिया की अवेयरनेस क्या होती है वो आपको देने के लिए हमारा आज का व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं। आई होप कि आपको पसंद भी आएगा और साथ ही साथ आपको काफ़ी अवेयरनेस भी मिलेगी। तो अभी रास्ते में हैं, अभी जाएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, उसके बाद वहाँ पहुँचेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी हम पहुंच गए ठठा थैलेसीमिया सेंटर। अभी यहाँ अंदर एंटर हो रहे हैं। अंदर क्या मामला हैं, क्या चीज़ें हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस, आज हम आए हैं मेहरान थैलेसीमिया सेंटर में, जो कि प्रोजेक्ट है हीड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। इस वक्त हम ठठा में मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर में इनकी मैनेजमेंट टीम के साथ मीटिंग और उसके बाद बच्चों को ब्लड लगता है और क्या क्या वजूहत होती हैं वो भी बताएंगे। और साथ साथ जो है ये थैलेसीमिया होता किस तरीके से और ये किस तरह असरअंदाज होता है, हमें कैसे पता चले कि हम थैलेसीमिया के हमारे घर में कोई पेशेंट है, या ऐसा क्या करें कि पहले ही हम इस बात को नोटिस कर लें कि जो शादी के बाद जिनके बच्चों के साथ ये इशू हो जाता है वो ना हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देर में डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हम आपको तफसील से बताएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं थैलेसीमिया सेंटर का वो कैंप जहाँ पर बच्चों को ब्लड लगता है और जहाँ पर ये सारा प्रोसेस चलता है। आइए मेरे साथ दिखाता हूँ। और ये वो रूम है जहाँ पर बच्चों को जो है ब्लड लगता है। बच्चे हैं यहाँ पर जिनको आप देख सकते हैं, जिनको ब्लड लगा है। मैं चाहूँगा कि अरुण आपको दिखाए इनको जिस तरीके से ब्लड लगा हुआ है और ये छोटे छोटे बच्चों को ब्लड लगा हुआ है। हेलो, कैसे हो? क्या नाम है आपका? हेलो चाय नवीद, ये नवीद है। नवीद जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है। नवीद को भी ब्लड लगा हुआ है। नवीद अभी उम्र नहीं है सत्य। नवीद नवीद 7 साल। नवीद सबनी हाय का हेलो है। आप चिल्ला बोले। ये नवीद की तरफ से आप लोगों को हेलो। नवीद के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है आपने, ताकि नवीद जो है वो बीमारी से जल्दी फ्री हो गया है ना। ओके। पेशेंट है ओके नहीं ये इस अस्पताल का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क है। थोड़ा कहीं पाइए वॉइस हमारी याद है। एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क से जो भी पेशेंट आता है पहले यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग ली जाती है, उसके बाद सारे फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद इसके उनकी जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाता है। थैंक यू। तो अभी हम मौजूद हैं लेबोरेटरी रूम के अंदर। प्रेम भाई खुद भी हमारे पास यहाँ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं जो चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है ये क्या काम आती है और इनका क्या काम है। तो प्रेम भाई ये क्या चीज़ है? अच्छा, मैं थोड़ी सी इनको ब्रीफ करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि पहले ये सर था कि उससे पहले जिस जगह पे मैं मौजूद था तो पहले पेशेंट आता था, वो सैंपल देता था और सैंपल देने के बाद वो कराची सैंपल मंगवाए जाते थे और फिर वहाँ से क्रॉस मैच होकर जो है वो दोबारा से ट्रांसफ्यूजन के लिए बेड तैयार होकर यहाँ पर आते थे। तो इस दौरान में पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट को दो दफ़ा आना पड़ता था और जिसकी वजह से उनकी तैयारी जो है वो भी ख़राब होती थी।
तो हमारी इंतज़ामिया ने फिर एक फैसला किया कि ऑन द स्पॉट जो है वो क्रॉस मैच हो, एक ही दिन में कंसल्टेंसी हो, उनकी एचबी होकर और पेशेंट जो है वो अपने घर एक दिन में रवाना हो जाए। तो उसके लिए फिर हमने ये कोई जनरल डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है, बल्कि ओनली फॉर थैलेसेमिया की क्रॉस मैचिंग के लिए ये लैब है। इसके अलावा जो है ये जनरल लैब का यहाँ पर कोई भी काम नहीं। तो ये मशीन जो है ये क्रॉस मैचिंग का काम करती है। क्रॉस मैचिंग होता यही है टेक्निकली तौर पे कि डोनर जो होता है उसके सेल्स और पेशेंट के सीरम, यानी डोनर की एंटीजन और पेशेंट की एंटीबॉडीज का रिएक्शन करवाया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि आया ट्रांसफ्यूजन के दौरान में किसी किस्म का कोई रिएक्शन तो इस पेशेंट को नहीं हो सकता। ठीक है। और तो ये तो कुछ ब्लड के सैंपल। ये क्या मशीन है, इसमें क्या होता है? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें हम आरबीसीज और सीरम को जो है उसके जरिए से लेकर आते हैं। अच्छा, और उसके बाद मुझे ये फ्रीज नुमा जो चीज़ यहाँ पर पड़ी है, कुछ इसके बारे में बताया। ये फ्रिज ही है? फ्रिज ही है। अच्छा, ये फ्रिज ब्लड बैंकिंग के लिए होता है और इसका जो काम है इस कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जो ब्लड के लिए रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है 1 to 6, ये उसी दौरान में ये रहता है। अगर इस दौरान में ये टेम्परेचर आउट होगा तो ये फ़ौरन हमें बीप दे देगा और हमें बता देगा कि मेरा टेम्परेचर आउट है। अच्छा, तो किसी 24/7 ऑन रहता है? जी बिल्कुल, ये 24/7। तो ये जितना भी सामान अभी हमने जिस पर बात की है, जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इन सब पर कितनी लागत आई होगी? देखिए, हमने तो खैर ये मुखैर हज़रात ने जो है वो डोनेट की है, लेकिन अगर इस तरीके का ये कोई इतना बहुत बड़ा सेंटर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास एक सीबीसी मशीन भी है जिसमें कुछ एरर आने की वजह से हमने बनाने के लिए दी, तो उन्होंने बड़ा हम पर ये समझ लें कि बच्चों के लिए एक बड़े फरागली का मुजाहरा किया और वो नई मशीन देने के लिए हमें तैयार है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो शायद वो सीबीसी एनालाइजर भी आपको यहाँ पर दोबारा से मिल जाए। ये वो चीज़ें हैं, वो सामान है जो हमने आपको दिखाया कुछ मशीन से यहाँ पर। और वो जो एक ख़ास बात उन्होंने कही कि जो आपको मशीन दिखाई जिसमें डोनर का ब्लड और जो पेशेंट होता है उसका सीरम उसमें चेक किया जाता है। इसके लिए पहले लोगों को यहाँ से जो है वो कराची, फिर कराची से वापस यहाँ, तो एक तो सबसे पहले तो ये है कि उसके पूरा दिन, और दूसरी बात ये कि जिनके बच्चे हैं, जो पेशेंट हैं, उनके वालिदैन खुद डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, जिसको आप दिहाड़ीदार मजदूर कहते हैं। अगर उसके 1-2 दिन इसमें चले जाएं तो उनके लिए बड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सर्विस है ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो दूसरे देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर अगर कट्ठा या इसके गिरद नवा में ऐसे कोई पेशेंट है आपके पास जो इस प्रॉब्लम, इस तकलीफ में मुब्तला, तो उनको प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताएं ताकि उनको आसानी हो सके। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हमारा जो व्लॉग है वो थैलेसीमिया के ऊपर है। दुनिया में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन एशिया के अंदर या बिलखुसूस इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आज भी ये चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन परवान चढ़ती जा रही है। हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई बच्चा इस बीमारी की में मुब्तला है और फिर एक अज़ियत वाली ज़िंदगी गुजर जाती है। इसके थोड़े से प्रिकॉशंस होते हैं, इसकी कुछ एहतियात होती हैं। अगर हम उस पर अगर नज़रसानी करें तो हम किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ने से बचा सकते हैं, हम किसी की ज़िंदगी को तकलीफ़ और अज़ियत से बचा सकते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरान थैलेसीमिया सेंटर के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट है ये हीड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है और मेरे साथ जो है वो इनके बानी मिस्टर प्रेम ठोंठिया भाई मौजूद हैं। मैं इनसे आपकी बात कर रहा था और ये हमको बताएंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से डेवलप होती हैं, उन चीज़ों का बचाव क्या है। अस्सलाम वालेकुम प्रेम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम महेश, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें टाइम दिया और इतने मेजर इशू के ऊपर आप काम कर रहे हैं। इस पर आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। नहीं, देखें, ये तो मैं गुज़िश्ता 30 बरस से जो है मैं ब्लड बैंकिंग और थैलेसीमिया से वाबस्ता हूँ और मैं आपका भी बतौर व्लॉगर्स ये मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ
कराची से इतनी दूर, और आपने इस अहम तरीन मसले को जो है वो अपनी वीडियोस में इसको जगह दी, जिसका मैं आपके लिए इंतहाई मशकूर हूँ। सर थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले तो प्रेम भाई ये बताइए कि अगर ये थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है उसकी इब्तिदा कैसे किस तरह होती है और पता कैसे चलता है? हाँ देखें महेश, इसमें यह होता है कि बुनियादी तौर पर थैलेसीमिया जो है ना वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यानी मैं ये कहूँ कि ये एक सीधे साधे फार्मूले के तहत होता है। तो आप यूँ समझ लें कि फार्मूले के एक तरफ जो है वो थैलेसीमिया माइनर प्लस थैलेसीमिया माइनर, और इसके बाद आती है आपकी इज इक्वल टू की साइन। इज इक्वल टू की साइन के बाद जो है वो थैलेसीमिया मेजर इन ब्रैकेट 25%। इसका मतलब ये होता है कि जब दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो 25% चांस ये होता है कि हर आने वाला बेबी वो थैलेसीमिया मेजर की बीमारी लेकर आ सकता है। और जहाँ थैलेसीमिया मेजर की बीमारी लेकर इस दुनिया में आया तो इसका मतलब ये होगा कि ज़िंदगी भर जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है वो इसके साथ जुड़ी रहेगी, और उसके साथ जो बड़ी कर्बनाक और तकलीफ़ दे जो सूरत हाल है वो भी इस बच्चे को फेस करनी पड़ेगी, और उनके वालिदैन और उनकी पूरी फैमिली को भी। अच्छा, ये जो बीमारी है थैलेसीमिया, ये बच्चा ख़ुद अपने साथ लेके पैदा नहीं होता। ये जब इनके माँ बाप की जब शादी होती है, और जिस तरह अभी आपने बताया कि जब दो जोड़ों की शादी होती है और दो अगर सेम जो आपने बताया, तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो ये बीमारी के साथ जन्म लेता है। तो क्या ये मुमकिन है कि इस बीमारी का शादी से पहले पता लगाया जाए? जी जी बिल्कुल मुमकिन है। देखें बुनियादी तौर पे थैलेसीमिया जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक थैलेसीमिया माइनर, एक थैलेसीमिया मेजर और एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया। तो बुनियादी तौर पे जैसे मैंने पहले आपके इस क्वेश्चन में कहा कि जब दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करते हैं तो 25% चांस होता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर की बीमारी लेकर आए। आज दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत सी चीज़ों का जो है वो पहले ही पता चला लिया जाता है। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिससे हम थैलेसीमिया के टेस्ट के जानने के लिए वो टेस्ट किया जाता है, और उसे HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए से ये पता चलाया जा सकता है कि वो थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। इस सूरत में सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो शादी आपस में ना करे, लेकिन अगर इसके बावजूद भी शादी करनी पड़ जाती है कुछ वजूहात की बिना पे, तो कुदरत ने इस हवाले से भी कुछ सहूलतें इंसानों को फराहम की है, जिसके तहत आने वाले इस बच्चे को जो है इस मुज़ी मरज़ से बचाया जा सकता है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बताया कि छोटा सा टेस्ट होता है, तो अगर उसमें पता चल जाए तो उसके बाद भी रास्ते आपने बताया कि रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर देखा गया है कि लोग जो है ना वो इस तरह की चीज़ों से दूर भागते हैं। स्पेशली अगर आप उनको शादी से पहले किसी भी किस्म का टेस्ट कहते हैं तो उनके जहन में अजीब व गरीब सवाल आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई बंदा या कोई बंदी बिफ़ोर मैरिज अपने ये टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएं? क्या इसके लिए कोई सेंटर होते हैं या किसी भी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाके वो अपना ये टेस्ट करवा सकते हैं? जी जी देखें, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। थैलेसीमिया के HB इलेक्ट्रोफोरेसिस को लेकर जो है वो काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं, और मतलब जब हम ये क्या कहते हैं कि शादी से पहले ये टेस्ट करवाना चाहिए, तो अमूमन जो नौजवान जो बच्चा है वो ये समझता है कि शायद वो उसमें कोई जिस्मानी खामी है। इसी तरीके से जब बच्ची को ये बताया जाता है तो बच्ची ये तसव्वुर कर लेती है कि शायद उसमें वो सलाहियत नहीं है जो कि आम दूसरी औरतों में अमूमन ये सलाहियत पाई जाती है अफज़ाइश नस्ल के हवाले से। तो देखें, इसका ताल्लुक़ जो है वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं है, और दूर दूर तक नहीं है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो बुनियादी जानकारी है थैलेसीमिया से बचने के लिए, और ये टेस्ट जो है ये आप किसी भी लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक सेंटर में चले जाएं, वहाँ पर आपको ये टेस्ट बड़े ही सस्ते
जो है मीन्स कहीं भी नॉर्मल लेबोरेटरी से करा सकते हैं। तो इस टेस्ट का नाम क्या है? इस टेस्ट को जो है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इस टेस्ट का नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखें, पूरी दुनिया में हुआ ये है कि थैलेसेमिया को जो रोका गया है वो थैलेसेमिया प्रिवेंशन के मेथड से रोका गया है। थैलेसेमिया प्रिवेंशन का मतलब यही है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ये डायग्नोस कर लिया कि कितने लोग जो हैं वो थैलेसेमिया माइनर के हैं, ताकि उन्हें शादी से पहले ये मालूमात फराम कर दी जाए कि अगर आपने ये शादी की तो उसका नतीजा जो है वो एक थैलेसेमिया मेजर के बच्चे की सूरत में हो सकता है। हमारे यहाँ खुशाइंद बात ये है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2013 या 17 में जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने ऑलरेडी थैलेसेमिया प्रिवेंशन का बिल पास किया हुआ है, ठीक है। और थैलेसेमिया के हवाले से लॉज मौजूद है। लेकिन बदनसीबी यहाँ पर आ जाती है कि बहुत से दूसरे कवानीन की तरह इन कवानीन पर भी अमल नहीं होता है या नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की कम मायगी की वजह से या उनको जानकारी ना होने की वजह से जो है वो ये टेस्ट नहीं करा पाते हैं। लिहाजा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी जो बरादरियाँ ऐसी, जैसे इस्माइलीज़ हो गए और आपके पीराई खोजा हो गए, और मेमनों की भी कुछ ऐसी कास्ट्स हैं जिसके अंदर जो है उन लोगों ने इस टेस्ट को शादी से पहले कंपलसरी कर दिया है, और जब तक ये टेस्ट नहीं होगा तो काजी जो है वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। इसे एजुकेशनल अवेयरनेस भी आप कह सकते हैं कि जब कौमें तरक्की करती हैं तो उनके सोचने का मोराल बुलंद होता है जब, तो वो इस तरह के जो है ना बोल्ड डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपकी एक एहतियात आपके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सवाल है, उसकी ज़िंदगी बचा सकती है। तो प्रेम भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि ये जो बच्चे इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको आप लोग फिर किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं, और उनको क्या क्या मेडिसिन्स वगैरह यहाँ पर दी जाती हैं, और कितने अरसे में उनको ब्लड लगता है? देखें महेश, इसमें होता ये कि अगर किसी भी फैमिली में कोई थैलेसेमिया मेजर का बच्चा पैदा हो गया तो पूरी दुनिया में इस वक्त मुरवजा 2 ही मेथड है। एक मेथड जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का कहा जाता है, जिसे BMT, और वो इतना क्रिटिकल और पेशेंट के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी सवार आजमा है कि अमूमन उस तरफ जाना जो है वो मुमकिन नहीं है, और एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं। दूसरा जो उसका जो इलाज है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो कि आपने अभी हमारे सेंटर में भी देखा कि जब HB कम होती है तो उनको जो है वो पैक सेल्स लगाए जाते हैं, इनको होल ब्लड नहीं लगाया जा सकता है, इनको PCV यानी पैक सेल्स वॉल्यूम जो है, जिन्हें हम उर्फ़ आम में RBC या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उनको ये लगाया जाता है। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए कि जितना हम RBC उनकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ करते जाएंगे उसी तनासुब से उनके जिस्म के अंदर आयरन यानी फौलाद जो है वो भी जमा होता रहेगा। तो सबसे पहले जो फौलाद या ये जो आयरन है ये तिल्ली को मुतासिर करता है। जब तिल्ली के पास उस आयरन को मज़ीद स्टोर होने के लिए जगह मैसर नहीं होती तो वो दूसरे ऑर्गन्स को देना शुरू कर देती है। फिर वो जिगर को मुतासिर करती है, दिल को मुतासिर करती है, स्किन को मुतासिर करती है, और इस तरह से ये मुख्तलिफ जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको मुतासिर करते जाते। तो उसके लिए फिर लगातार जिस तरीके से ज़िंदगी भर इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दिया जाता है, इसी तरीके से इनको आयरन चेलेशन थेरेपी दी जाती है। आयरन चेलेशन थेरेपी के पहले ये होता था कि सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका राइज था, और वो था ये डेस्फ्रोल इंजेक्शन की शक्ल में, जो कि सबकुटेनियस भी लगता है यानी स्किन में लगता है, IV भी लग सकता है ये। तो ये एक, लेकिन अब खुशकिस्मती से पेशेंट्स के लिए जो है वो ओरल फॉर्म में भी मेडिसन
आ गई है। तो इन ओरल मेडिसिन्स के ज़रिए से भी जो है वो ज़ायद जो आयरन है, जो फौलाद है, वो इनके जिस्म से जो वो ये मेडिसिन्स निकालती रहती है। जी हाँ, और इसके लिए इनको वक्तन फ़वक्तन जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है वो हर 3 महीने के बाद जो है वो एक टेस्ट होता है जिससे हम सीरम फेरिटन टेस्ट कहते हैं, वो इनको लाजमन कराना होता है ताकि इनको ये पता चलता रहे पेशेंट को कि इनमें आयरन की जो मकदार है वो कितनी ज़ायद है। तो ये जो नॉर्मल थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं इनकी लाइफ कितनी होती है, कब तक ये सर्वाइव करते हैं? देखिए डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। अमूमन जिस इलाके में मेहरान थैलेसीमिया सेंटर है जिसे हम ठट्ठा कहते हैं, तो वो ठट्ठा में जो है चूँकि यहाँ पर जो मेरे पास जो यहाँ पेशेंट आते हैं तो मेहरान थैलेसीमिया सेंटर में, तो उनको अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको ये बात बताऊँ कि जब मैंने ये सेंटर खोला, ये 3 साल से ज़ायद हो गया इस सेंटर को खोले हुए, तो 8-8 साल के 6-6 साल के जो बच्चे आए तो उनको इस बारे में पता ही नहीं था कि ब्लड के साथ साथ इनको फौलाद निकालने वाली दवाएं भी दी जाती है। तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स को फिर ये मेडिसिन जो है मैंने फराम की और उनकी आयरन चेलेशन जो है वो के, तो ये डिपेंड इस बात पे मैच करता है कि आया अगर कोई पेशेंट प्रॉपर तरीके से डेस्फ्रोल ले रहा है, ओरल आयरन चेलेशन ले रहा है, चाहे वो कैल्फर की शक्ल में हो, फेरिनल की शक्ल में हो, असुनरा की शक्ल में हो, ऑडियोरॉक्स की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, तो उस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। वरना अमूमन ये जो अगर एहतियात ना की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल पेशेंट जो है ये जीता है। वरना अगर प्रॉपर तरीके से, जैसे यूरोप अमेरिका में जो है वो 45 साल तक भी जाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो 30-35 और तकरीबन 40 साल के करीब भी गए हैं, और उनमें से बहुत से बच्चों ने जो है वो शादियाँ भी की हैं और उनके भी बच्चे हैं। तो लिहाजा अगर ट्रांसफ्यूज़न के साथ साथ जो रिलेटेड जो इनकी जो इलाज है इसका, ख़ास तौर पर आयरन चेलेशन, अगर ये प्रॉपर किया जाए तो मेरे ख्याल में इनकी लाइफ को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप जितना अच्छा एहतियात करेंगे, बेशक ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में, लेकिन एहतियात से जो है वो इंसान एक अच्छी और खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसी फैमिली, कोई भी ऐसा बच्चा जो ठट्ठा या इसके गिरदो नवाब में रहता है, उनको मेहरान थैलेसीमिया सेंटर के बारे में ज़रूर बताएँ। और सर, यहाँ पर कोई किसी किस्म की फ़ीस चार्ज करते हैं आप लोग? मेरे ख्याल में ये बात आप जो पेशेंट्स हैं मेरे यहाँ के, मेरे बच्चे हैं, आप उनके अटेंडेंस से पूछें। चलिए, मैं इस बात से ये अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाती, एक फ़्री सर्विस दी जाती है। और वो तमाम लोग जो खून का अतिया, कुछ ऐसे होते हैं जो सालाना खून का अतिया देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थैलेसीमिया पेशेंट के लिए खून का अतिया दें। ये जो सेंटर है मेहरान थैलेसीमिया सेंटर, यहाँ पर आएँ, ना सिर्फ अपने खून का अतिया दें बल्कि किसी भी किस्म की अगर आप इंसानी खिदमत करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके ज़रूर इनकी हेल्प करें। आपकी किसी एक बच्चे की ज़िंदगी बचा सकती है और आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी में रोशनी की एक नई किरण ला सकती है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसमें हमने आपको वो बच्चे भी दिखाए जिनको ब्लड लगता है, ये सेंटर भी दिखाया और प्रेम भाई से बातें भी की और किस तरीके से ये असरअंदाज होता है वो भी बताया। तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे मुतल्लिक अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए होगी तो आप कमेंट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम प्रेम भाई से आपको जो है वो कांटेक्ट करवा देंगे। ये हर किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए या आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम वक्त जो है वो मौजूद रहते हैं। थैंक यू सो मच प्रेम भाई, आपकी कीमती वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया महेश आपका, और आपका कराची से यहाँ ठट्ठा तक आने का। सर, कराची से ठट्ठा आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दिल में चाह हो और किसी की सपोर्ट या किसी की मदद करने के लिए इंसान निकले, लोग तो चांद तक पहुँच जाते हैं, हम तो फिर भी कराची से ठट्ठा तक आएँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। It is Mahesh Kochra signing out from now. Thank you. Khuda Hafiz and Namaste.